Okay, see, pay attention here. Our new topic is income from salary. See, don't forget our mission. Look, our mission is this. Mission possible. It's not impossible, possible. तो अपने क्या करें सुनो ना, एक एक करके सब इनकम का कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं. फिर सबका ग्रैंड टोटल होता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. फिर कुछ डिडक्शंस आता है, फिर आता है नेट टैक्सेबल इनकम. फिर इस पे अपने को टैक्स कैलकुलेट करने आना चाहिए. क्या टैक्स कैलकुलेशन के भी परसेंटेज है, वो वक्त आने पे पढ़ेंगे. लेकिन ये सब करने आ गया मतलब इनकम टैक्स पे अपना कंट्रोल हो गया. नो डाउट इसके अलावा भी थोड़े चैप्टर्स है सिलेबस में. ऐसा मत समझो कि सिलेबस में यही है. कुछ चैप्टर्स है जैसे कि सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ करने के नियम होते हैं. जैसा मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बोला था ना, एक बार लॉस आया था तो सेट ऑफ के रूल होते हैं. क्लबिंग होता है, एक टीडीएस होता है. टीडीएस सुना है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. मतलब ऐसे कुछ सन्ड्री चैप्टर्स है. बट जो बोलते हो ना मेन इनकम टैक्स मेन, वो ये है. तो टेल मी, इसमें अपना क्या खत्म हो चुका है? यस, ये अपना खत्म हो चुका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो इसको मैं टिक कर दो, ये हो चुका है. अब मैं तुमको नेक्स्ट ले जा रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंदी है. यू नो सीए इंटर में सैलरी का तो पूछते ही पूछते हैं. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का तो यहां वहां छोटा मोटा नॉलेज काम आ जाता है, पर सैलरी का मेन क्वेश्चन बन के आता है. अब इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ना है क्या बताऊंगा, बट ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सी विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरी. ये देखो मैं तुमको मेरा प्लान बता देता हूं कैसे पढ़ना है इसको. सी, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का मीनिंग बताऊंगा. फिर इस चैप्टर में भी वही चालू हो जाएगा अपना टैक्सेबल एग्जाम, टैक्सेबल एग्जाम, टैक्सेबल एग्जाम. अगर कोई एग्जाम है तो सेक्शन 10 आएगा, वही स्टाइल में चलेगा. तुम लोग पता है इस चैप्टर में कुछ नया नहीं लगेगा. अगर कुछ नया लगेगा तो इनकम नई स्टाइल की दिखेगी. वहां रामू फकीर था इफॉस में, इधर कुछ अलग टाइप की इनकम है, लेकिन पढ़ने का तरीका सेम ही होगा. याद है मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे पढ़ाया था? हर तरह की इनकम के लिए घूम फिर के बताता क्या था कि टैक्सेबल है कि एग्जाम, टैक्सेबल है कि एग्जाम. अभी वैसा ही होने वाला है इस चैप्टर में, लेकिन अभी इनकम की वैरायटी कुछ अलग टाइप की होगी. अभी कुछ ऐसी इनकम होगी जो हम लोग जॉब करते हैं तब अपने को बॉस से मिलता है, उस किस्म की इनकम है. लेकिन पढ़ने का मेथड इज सेम. तभी तो मैं इफॉस के बाद बैक टू बैक सैलरी लेता हूं, क्योंकि कोई और चैप्टर लूंगा ना तो उससे पढ़ाई का मेथड थोड़ा अलग हो जाता है. लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम सैलरी दोनों में पढ़ने का मेथड सेम है. आइडियली तो बच्चों को सैलरी पहले करवाना चाहिए, लेकिन क्या हैवी हो जाता है ना. इससे पहले लाइट डोज देके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करवा दिया और उससे तुम लोग एकदम परिचित भी हो गए. वो टैक्स कैसे पढ़ते, तरह तरह की इनकमों के लिए जानकारी रखो. टैक्सेबल है कि एग्जाम, टैक्सेबल एग्जाम, इससे तुम लोग यूज्ड टू हो गए ना. अब हम लोग इस चैप्टर में इजीली स्टेप इन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ने का तरीका विल बी सेम. बट वेट, पहले मेरे को थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा कि सैलरी होता क्या है. तो पूछो क्या होता है, पूछो तो ही बताऊंगा. अब देखो पूछा है तो ध्यान से सुनो. कभी भी दो जनों के बीच में ऐसा रिश्ता होता है, कैसा? मास्टर एंड सर्वेंट. तब उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी. तभी तो हम लोग बोलते हैं मैं यहां पर नौकरी कर रहा हूं, मैं वहां पर नौकरी कर रहा हूं. नौकरी बोलते हैं कि नौकर मतलब नौकर, सर्वेंट. तो नौकरी करने का नौकर बनना, और नौकर बन के मतलब सर्वेंट, और जिसकी नौकरी करते अपना बॉस इज आवर मास्टर. और जब भी ऐसा रिश्ता बनता है ना, कैसा? मास्टर एंड सर्वेंट, तो उसको बोलते हैं इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी. पर सी, मास्टर सर्वेंट थोड़ा जनरल वर्ड है. इधर प्रॉपर वर्ड क्या है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. सी, सर्वेंट तो घर में भी साफ सफाई वाले करने को आते हैं, उसको भी सर्वेंट बोलते हैं ना. बट सी, इधर हम लोग क्या एक नॉर्मल अच्छी को ऑफिस में जॉब वॉब कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि घर में जो नौकर चाकर आते हैं उनको, उन लोग का भी इनकम फ्रॉम सैलरी है. बट सर्वेंट वर्ड थोड़ा लो ग्रेड लगता है ना, इससे यू शुड नॉट से मास्टर एंड सर्वेंट, यू शुड से एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है.
कल को तुम लोग भी नौकरी करोगे, अपने आप को ऐसे नौकर हूं मैं कहीं पर, अपने ऐसे बोल से आई एम एन एम्प्लॉय इन रिलायंस, आई एम एन एम्प्लॉय इन एल&टी। एम्प्लॉय थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, पर ठीक है, कितना भी सोफिस्टिकेशन कर दो, हकीकत तो क्या है, हम किसी के नौकर बन जाते हैं। और किसी के नौकर बने और उसके लिए जो पगार मिलता है, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये देखो, ये पूरे चैप्टर का समरी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने कैसे बता दिया था, D.W. रामू फकीर जी लाइन से एक एक करके पढ़ाते गया, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इधर भी ऐसा ही है, ये स्टेटमेंट में मैं लाइन से एक एक करके चीजें पढ़ाऊंगा और जैसे एंड पे पहुंचा चैप्टर खत्म। मतलब ये चैप्टर का समरी है, सिर्फ मेरा स्टाइल ही पढ़ाने का। कभी भी कोई चैप्टर लेता हूं, पहले उसका एक ओवरव्यू बता देता हूं, नहीं तो क्या ऐसे रैंडमली पढ़ाते गए कहां खो गए, समझता नहीं ना। तो तुमको मैंने पूरा समरी बता दिया है कि ये सारी चीजें पढ़ी मतलब चैप्टर खत्म। और पता है मैंने क्या लिखा, जरा स्टेटमेंट के अंदर घुसो ना। पहले तो स्टेटमेंट का नाम क्या रखा है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। गौर किया जाए, नाउ इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ इफॉस, इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसके अंदर क्या है सब, ये सब तरह तरह की इनकम्स है जो हमें नौकरी के दौरान मिलती है। आज तुम लोग भी कहीं जॉब करो ना, तो तुम लोग को नौकरी के दौरान ये सब चीज इनकम के रूप में मिलती है। मतलब समझ लो ना, ये सब अपनी इनकम ही है। नाम क्या लिखा जाने दो ना, किसी को नाम दिया मैंने ग्रेचुटी, किसी का नाम है पेंशन, किसी का नाम है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। अभी नाम पे मत जाओ, अभी डिटेल में नहीं, एक ओवरव्यू लो। फिलहाल इतना समझ लो, ये सब अपनी इनकम से। और जब कभी भी हम लोग इनकम के बारे में पढ़ते हैं ना, अपना पढ़ने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। ज्यादातर सब इनकम टैक्सेबल ही होती है, लेकिन अगर कोई एग्जेम्प्ट है तो वो स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए। तो इधर भी मैं यही पढ़ाने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बेसिक सैलरी लूंगा, पहले उसका मतलब बता दूंगा कि बेसिक सैलरी क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट, फिर नेक्स्ट क्या पढ़ाऊंगा, अलाउंसेस, पहले उसका मीनिंग बताऊंगा। सी यहां इतनी सारी चीजें ऐसी है ना जिसका मतलब भी नहीं पता तुमको, तो सी हर चीजों का मीनिंग भी तो बताना पड़ेगा ना यार। और मीनिंग बताने के बाद क्या करूंगा, टैक्सेबल एग्जाम। मेरा प्लान समझो, सब्जेक्ट बाद में समझने का, पहले मेरे को समझ, तो ही सब्जेक्ट समझेगा। तो मेरा प्लान ये है, हर चीज का मैं पहले मतलब बताऊंगा, मतलब फिर टैक्सेबल है कि एग्जाम वो बताऊंगा। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा टफ क्यों हो जाता है मैं, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सुनो क्या था, अगर कोई चीज टैक्सेबल है टैक्स, एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम ना। इधर अगर कोई चीज एग्जाम्प्ट है ना, फुल्ली एग्जाम्प्ट नहीं है, पार्टली एग्जाम्प्ट है। अब वो पार्टली एग्जाम मतलब लिमिट तक। अब वो लिमिट में कभी कोई अमाउंट रट्टा मारने का, कभी कोई फॉर्मूला, कोई बड़ा फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला और भी बड़े होते हैं, वो मगजमारी, इससे चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता है। बाकी ऐसे कॉन्सेप्चुअली देखेंगे ना, तुमको लगे भाई ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक्सटेंशन है। फर्क इतना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में D.W. रामू फकीर ऐसी चीजें आती थी, इधर कुछ अलग चीज आएगी, लेकिन पढ़ने का मेथड रिमेनिंग द सेम। एक और फर्क है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो क्या कुछ एग्जाम्प्ट है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। हाँ, एक आध कुछ अमाउंट था, माइनर चाइल्ड में 1500 था, पॉस्मा में 3500, एक गिफ्ट का 50,000 था, और एक फैमिली पेंशन में 1/3 वो था ना। उसके अलावा थोड़ी कोई हेडेक था यार। लेकिन इधर हर जगह है, हर जगह कुछ अमाउंट है, डरो मत यार। आई एम जस्ट सेइंग दैट उस कारण से लेंदी हो जाता चैप्टर। बाकी एटलीस्ट एक गुड पार्ट देखो, इधर भी पढ़ने में कुछ नई चीज नहीं, वही पढ़ना है। टैक्सेबल है कि एग्जाम, और एग्जाम्प्ट होगा तो थोड़ा मगजमारी आ जाएगा कि एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट है। अब वो लिमिट याद रखने का हेडेक है, बट तुम लोग उसकी चिंता ना करो। मैं तो हर लेक्चर टेकअप लेने ही वाला हूं और छोड़ूंगा ही नहीं, पीछे पढ़ के याद करवा के लूंगा। बट तुम लोग भी अपनी तरह से कोशिश करोगे, जैसे ही पढ़ो तुरंत याद हो जाओगे, ओके। एंड फिर ये लास्ट में क्या, इस पे जब आएगा टाइम तब बात करेंगे ना। तुम लोग ये रूल बना दो, हर चैप्टर में डिडक्शन का कॉन्सेप्ट होता ही है। जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में था डिडक्शन अंडर सेक्शन 57,
इधर होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ऐसा हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आने ही वाला है, लेकिन फिलहाल मैं इस पे बात नहीं करूं, इस पे ध्यान मत दो ना। अभी मैं क्या यहां से देखो एक एक करके चीजें उठाते जाऊंगा और पढ़ाऊंगा टैक्सेबल के एग्जाम। तो टेल मी, और ये क्या लिखा मैंने, नोट 1, नोट 2, नोट 3, मतलब अरे मतलब इसको एलैबोरेट करना पड़ेगा ना। जैसे बेसिक सैलरी का एक्सप्लेनेशन नोट 1 में मिलेगा, अलाउंसेस का एक्सप्लेनेशन नोट 2, इस तरह से 10 नोट है। और जो लास्ट वाली चीज ना फाड़ू एकदम, परक्यूजिट्स, इसका नोट नंबर 10 इतना लंबा चौड़ा है ना, भर भर के। सी इस चैप्टर में खाली लेंदी है ना, बस वही टेंशन है। लेकिन सिंपल चीज क्या है, वही अपने को टैक्सेबल के एग्जाम वही पढ़ना है ना बस। सी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो याद करना तो ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यार, पढ़े बिगड़ थोड़ी कोई डिग्री मिलता है यार। तो सी सबसे पहली नोट क्या है, नोट 1 बेसिक सैलरी, ये देखो रेडी है बेसिक सैलरी। ओके बताओ इसमें मैं क्या पढ़ाऊं? डायरेक्ट टैक्सेबल एग्जाम का बात नहीं करने का, पहले वो चीज का मतलब समझने है क्या चीज बताओ, फिर टैक्सेबल एग्जाम। सी बेसिक सैलरी एज अ नेम सेज इट इज द बेसिक अमाउंट। बेसिक मतलब ये तेरा मेन पगार है, ऊपर से जो मिला वो एक्स्ट्रा है, ऊपर से जो मिला वो एक्स्ट्रा। लेकिन ऊपर वाली चीज तो ऊपर है ना, लेकिन ये बेस अमाउंट होता है कि नहीं, उसको बोलते हैं तुम्हारा बेसिक सैलरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे यहाँ पे जॉब करने आओ, तो मैं तुमको बोलूंगा देख तेरी सैलरी ऐसे तो महीने की 10,000 है, ऊपर से तेरे को आने जाने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन का पास मिल जाएगा, फिर कुछ ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, एक्स्ट्रा तो मिलते रहेगा। लेकिन तुम्हारी मेन पगार मैंने सेट की है, वो तुम्हारा बेसिक सैलरी, जैसे मैंने वो 10,000, तो उसको बोलते बेसिक। बेसिक मतलब वो हमारा बेस अमाउंट है, वो तो मिलना ही है। अब ऊपर एक्स्ट्रा कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने मेरे यहाँ पे जो स्टाफ रखा है ना, सबको एक बेसिक सैलरी देता हूं, किसी को इतना अमाउंट, किसी को उतना अमाउंट, जितना भी अमाउंट देता हूं जिनको, लेकिन वो बेसिक सैलरी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता हूं, क्यों मैं एक छोटा एम्प्लॉयर हूं यार। आज अगर मैं बहुत बड़ी रिलायंस जैसा L&T बड़ी कंपनी होता तो मेरे यहाँ पे जो भी जॉब करते हैं उनको क्या बोलता, हाँ तुम्हारी जो सैलरी है वो तो बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा भी चीजें देता। मैं कभी उनको मोबाइल देता था, मोबाइल यूज करो, लैपटॉप प्रोवाइड कर देता, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता, कुछ भी कर सकता था। लेकिन वो एक्स्ट्रा चीजें ना बड़े बड़े लोग करते हैं। मेरे ऐसा छोटा एम्प्लॉयर है तो मुझे भी एम्प्लॉय लोग चाहिए, लेकिन उनकी जो एक सैलरी है वही सैलरी है, वही बेसिक है बस, एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अपने लो प्रोफाइल एम्प्लॉयर है ना। तो बेसिक सैलरी का मीनिंग हो गया। और हर एम्प्लॉय को छोटी सी कोई प्यून जैसी भी जॉब करेगा ना, बेसिक तो सबको ही मिलता है। हाँ ऊपर एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो तो बॉस पे भी निर्भर करता है और एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। तुम अच्छी क्वालिफिकेशन वाले हो तो तुम एक्स्ट्रा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, बट हर एक को बेसिक सैलरी तो मिलती है ना। तो दैट मीन्स पता है हर सम में कुछ आवे के ना आवे, बेसिक सैलरी तो आएगा ही। रहा सवाल ये एग्जाम के टैक्सेबल, तुम लोग ही सोचो, ये एग्जाम होना चाहिए कि टैक्सेबल? ऑब्वियसली टैक्सेबल ही होना चाहिए ना। तुम्हारा बेसिक सैलरी टैक्स से माफ कर दिया तो बचा क्या फिर? मतलब ये तो क्या, हर एम्प्लॉय को अपना मेन बेसिक सैलरी तो मिलता ही है और वो टैक्स से माफ है, तो मतलब तो फिर नौकरी करने वालों को कोई टैक्स ही नहीं आया ना। तो इट इज बट ऑब्वियस के बेसिक सैलरी विल बी टैक्सेबल, खत्म। लेकिन सी इधर ना बाद में कुछ अच्छा पॉइंट आने वाला है जिसके लिए मैंने जगह छोड़ के रखी है। ये मैंने खाली जगह छोड़ी है ना, देखो मैं डायरेक्टली, देखो नेक्स्ट पेज देखो क्या आएगा, डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे आ गया ना, क्योंकि इधर मैंने खाली जगह छोड़ी है, कुछ एक पॉइंट आने वाला है। लेकिन उस पॉइंट का अभी सही वक्त नहीं है बताने का, वो वक्त आएगा तब बताऊंगा। एज ऑफ नाउ समझो बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल। क्वेश्चन में दिखा तो क्या करोगे, लिख देना और अमाउंट कॉलम में अमाउंट डाल देना, पूरा आउटर कॉलम में फुल्ली टैक्सेबल। सम सॉल्व करना तो अभी तुमको आ ही गया, वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन अभी स्टेटमेंट को नाम क्या देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, और वही लाइन से सब इनकमों की लिस्ट बनाते जाओ। एग्जेम्प्ट है तो डैश कर देते थे, टैक्सेबल है तो अमाउंट लिखते थे, तरीका वही रहने वाला है। सो बेसिक सैलरी दिखा तो टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट थियरी देखोगे, एक चीज हो गई, नेक्स्ट क्या है, अलाउंसेस। अब अलाउंसेस का पहले क्या बताऊंगा,
मीनिंग। तो बताओ इसका मीनिंग क्या है, फिर मैं बात करूंगा टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट। अलाउंस वर्ड का मतलब क्या है? सी अलाउंस के लिए कोई बोला खर्चा, सी अलाउंस खुद एक इनकम है। ऐसे फील करो अपने पूरे चैप्टर में तुम लोग एम्प्लॉय हो, मैं तो बॉस हूं। यस, तो ऐसे मान लो तुम लोग एम्प्लॉय और मैं तुम्हारा बॉस हूं, तो मैं हर चीज तुमको दे ही रहा हूं, तो अलाउंस भी तुमको मिल ही रहा है, बेसिक सैलरी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। लेकिन अलाउंस कब बोलते हैं में, जब एम्प्लॉय को कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए पैसा देते हैं। अलाउंस वर्ड का इस्तेमाल ही कब होता है, जब एम्प्लॉय को कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए पैसा देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको, अलाउंस। अलाउ वर्ड बना क्यों, ये देखो, मैं तुमको पैसे अलाउ कर रहा हूं, अलाउ अलाउ करना मतलब दे रहा हूं, लेकिन फॉर कोई एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो ना, फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे भी बोरेली में स्टाफ है। अब ये लोग मेरे को बोले सर आप सैलरी दे दो ठीक है, लेकिन हम लोग का इधर उधर रिक्शा विक्शा इधर धक्का धक्की बहुत होता है, आप ही हमको भेजते रहते हो, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो हमारा खर्चा होता है। तो अभी सुनो, मैं ये नहीं बोलूंगा रिक्शा का कितना होता है बता, लोकल ट्रेन का कितना होता है, वो सब चिंदीगिरी थोड़ी करूंगा मैं थोड़ी गिन गिन दूंगा, रिक्शा का 18 रुपया हुआ तो 18 ही दूंगा, 12 हुआ तो 12, सॉरी 12 तो होता नहीं है, 100 रुपया तो 100 ही दूंगा। ऐसे में गिनूंगा थोड़ी। अगर मेरा स्टाफ कंप्लेन कर रहा है हमारे आने जाने के बहुत खर्चे होते रिक्शा विक्शा ट्रेन वेन का, तो मैं क्या करूंगा, चल एक काम कर, तेरी पगार मैंने 10,000 रखी थी ना, महीने का 500 एक्स्ट्रा दिया, फिक्स्ड हो जाता है। अलाउंस का नेचर क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट की तरह देते, मतलब देने का उद्देश्य क्या था, रिक्शा विक्शा बीएसटी बस लोकल ट्रेन वगैरह ट्रैवलिंग वैवलिंग के सिलसिले में दिया है, मतलब माइंड में था कि खर्चे के लिए देना है, लेकिन मैं खर्चा देख देख के नहीं दूंगा। अलाउंस की खासियत क्या मालूम है, एक महीने का फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है और वो पगार की तरह महीने टू महीने मिलता है। तो जैसे मेरा कोई एम्प्लॉय कंप्लेन कर देवे कि आप पूरे टाइम भगाते रहे, तो ये करो वो करो, हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा बहुत होता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, चल ना तेरा सैलरी 10,000 था ना, अब इसे 10,500 कर दिया बस। तो ये जो एक्स्ट्रा 500 क्या हो गया, अलावेंस। 10,000 तो उसका बेसिक था, लेकिन अब उसको खर्चों के लिए खास एक फिक्स्ड अमाउंट बांध दिया है। सी मेरा स्ट्रेस किस पे, फिक्स्ड अमाउंट। ये देखो इधर, it is a fixed monthly amount given by employer to employee for his expenses। मैं फिक्स्ड पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने ये फिक्स्ड वर्ड पे स्ट्रेस नहीं किया ना, आगे जाके ये देखो, आगे जाके ये देख, परक्यूजिट्स की थियरी आएगी, उसमें तुम लोग मिक्सअप हो जाओगे। वो क्या मिक्सअप हो गया अभी नहीं बता रहा हूं, वो तुमको मिक्सअप ना होना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए ना, तो अभी इसकी इज्जत कर, किसकी, कि फिक्स्ड है। मतलब ये जो मैंने बोला ना, मेरा एम्प्लॉय का रिक्शा का फेयर देके मैं पैसा नहीं दूंगा, चल बता तेरा ऑटो में सच्ची बता कितना हुआ था, 110 हुआ था, स्क्रीनशॉट लेके आना, फोटो लेके आना, ऑटो का मीटर होता है ना उसका, मतलब ऐसे देख दे के दूंगा तो वो रीइंबर्समेंट बोलते, क्या बोलते उसको, वो अलाउंस नहीं है। अलाउंस की खासियत क्या है, मैं देखूंगा नहीं, मैं क्या एक बड़े दिल से सोचूंगा, ठीक है ना मेरे एम्प्लॉय लोग रिक्शा विक्शा घूमते रहते हैं, खर्चा होता है मैं मानता हूं, तो उसका महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध दिया। और जब महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध दिया ना, चाहे वो 500 हो कि 1000 हो, इट बिकम्स एन अलाउंस। बट सी ये मैंने ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे दुनिया में हजारों खर्चे होते, जब कभी भी किसी खर्चे के लिए महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध दिया ना, वापस सुन, बहुत कीमती डालो तो मुझे भी अच्छा लगा, जब कभी भी किसी खर्चे के लिए एक महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध दिया ना, तो इट इज एन अलाउंस। तो कंडीशंस क्या, एक तो किसी एक्सपेंडिचर के लिए दिया हुआ रहना चाहिए, और देने का कैसे, महीने का फिक्स्ड अमाउंट, और वो है ना अपनी सैलरी के साथ ही आता है। जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला ना, चल तेरा रिक्शा विक्शा का मैं देख लूंगा, तेरे को महीने का एक्स्ट्रा 500 दूंगा, तो जब उसको मैं सैलरी दूंगा तो सैलरी 10,500 दूंगा, मतलब इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मंथली सैलरी देन। सो तभी तो इसका नेचर मंथली है ना, फिक्स्ड अमाउंट। तो ये अलाउंस का मीनिंग था।
और सी, कभी कभी अलाउंसेस है ना कॉम्पेंसेटरी नेचर भी होता है। कॉम्पेंसेटरी मतलब क्या? नहीं, कभी कभी है ना, सुनो, नौकरी के दौरान तुम्हें कुछ तकलीफ उठानी पड़ती है, तकलीफ, उस तकलीफ के लिए तुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल दूंगा तकलीफ का। लेकिन कभी कभी तुम्हारे जॉब में ना तुमको ऐसे एडवर्स सिचुएशन, बुरी सिचुएशन है, तकलीफदायक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो उस तकलीफ के लिए कॉम्पेंसेट करना होता है ना, तो भी अलाउंस बोलते हैं। मीन्स अलाउंसेस दो प्रकार के होते हैं। ज्यादातर तो कोई ना कोई एक्सपेंडिचर के लिए डायरेक्टेड होते हैं, बट समटाइम्स दे आर कॉम्पेंसेटरी नेचर। अब कॉम्पेंसेटरी के लिए बहुत एग्जाम्पल अभी आने वाले हैं, एक बार के लिए तुम लोग उसमें मत घुसो। जैसे एग्जाम्पल ले लो ना, चलो, एक आर्मी वाला अपने घर परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे देश की सेवा करने के लिए तकलीफ नहीं उठा रहा है, तो उस तकलीफ के लिए भी कॉम्पेंसेट करते हैं, तो उनको अलाउंस मिलता है, बॉर्डर एरिया अलाउंस, बॉर्डर पे काम करने का अलाउंस। अरे दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउंस के कॉम्पेंसेटरी। यस, वही तो बोल रहा हूं, दो तरह के अलाउंस होते हैं। मेरे को तो बॉर्डर एरिया अलाउंस ये कोई खर्चे के लिए दिया है कि बॉर्डर पे खर्चे होते कुछ विशेष, खर्चा दे के नहीं दिया है। बेचारे को, फैमिली को, बीवी बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पे तैनात रहना पड़ता है। बॉर्डर पे तो तकलीफ है ना, तो कभी भी नौकरी में कुछ तकलीफ मिलती है ना, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए भी अलाउंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज दे रहा हूं, लो, अलाउंस वर्ड का इस्तेमाल ही कब होता है बताओ? या तो किसी को एक्सपेंस के लिए महीने महीने अमाउंट देना होता है, या फिर उसको तकलीफ के लिए देना होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। बट कॉम्पेंसेटरी कम होते हैं, आजकल एम्प्लॉय लोग ज्यादा तकलीफ लेते नहीं है ना, इन लोग आराम से काम करते, तो कॉम्पेंसेटरी तो बहुत रेयर होंगे, बट एक्सपेंडिचर वाले अलाउंस बहुत होते हैं। एनीवेज, ये तो एक जनरल ज्ञान हो गया कि व्हाट इज अलाउंस, व्हाट इज अलाउंस। अब अपने को क्या पढ़ना है? टैक्सेबल के एग्जाम। और पता है ये थोड़ा लंबा मगजमारी इधर के वाले में, दुनिया में हजारों टाइप ऑफ अलाउंस हो सकते हैं, मान हो सकते हैं कि नहीं? क्यों क्यों हो सकते हैं? अरे यार, एक्सपेंसेस है। जैसे एम्प्लॉय बोलेगा, सर मैं बार बार बीमार पड़ता हूं, बार बार डॉक्टरों के चक्कर खाने पड़ते हैं, बीमारी के खर्चे बहुत होते हैं, तो मुझे दया आ गई, एक काम कर, तेरा दवा दारू के पीछे जो भी खर्चा होता है, नहीं दवा दारू ऐसे बोल दे, वो दारू नहीं, दवाइयों के पीछे, चलो गलती से मिस्टेक हो, दवाइयों के पीछे जो भी तुम्हारा खर्चा होता है, तू टेंशन मत ले, तेरी मैं पगार महीने की 1000 रुपए से बढ़ा देता हूं बस, तब ताकि तेरे को दवाइयों के खर्चे जान पे ना आए। मतलब महीने का फिक्स्ड अमाउंट ही बांध दिया, लेकिन ये मेडिकल अलाउंस हो गया। तो मतलब एक और एग्जांपल क्यों दिया? आई वांटेड टू से दैट देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस इन दिस वर्ल्ड, तो दिस वे देयर कैन बी सो मेनी अलाउंसेस, बट ओनली दीज मेनी अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट, बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल। तो इधर एक कीवर्ड है, टीसी हट, टीसी उधर, किधर? उधर, टीसी हट, टीसी उधर। टीसी पकड़ता है ना, तुम लोग ट्रेन में जाते कभी टीसी पकड़े तो क्या बोलोगे उसको? टीसी हट, टीसी उधर, उधर जा। अरे कीवर्ड है, जैसे अपना DW रामू फकीर जी था ना, वैसे ये कीवर्ड है। बट यू नो, इस कीवर्ड से क्या याद रख रहे हम लोग? यह सारे अलाउंसेस टैक्स से माफ है, दे आर एग्जेम्प्ट, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। रेस्ट ऑल अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। एक और चीज दिख रही है तुम लोग को, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल चीजें बाद में, फिलहाल के लिए इस पे मत ध्यान दो, मत ध्यान दो, ना बोल रहा हूं, एक से मैं छुपा ही डालता हूं। तुम लोग क्या बार बार ना बोलेंगे ना, तो और देखते बच्चे लोग, मत देख इधर। ठीक है, अभी नजर में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
बट इतना याद रखना, ये देख जल्दी देख जल्दी देख, इधर कुछ है हाँ? बट उसका स्पेशल ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। फिलहाल अपना टारगेट क्या मालूम है, ये टीसी है, टीसी उधर का फुल फॉर्म। ओके चालू हो रहा है, ट्राइबल एरिया अलाउंस, बोल के बताओ। ये तो दिखने में ऐसा दिखता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। यू नो ट्राइबल एरिया अलाउंस क्या होता है? इमेजिन एक एम्प्लॉय अच्छा खासा मुंबई में जॉब कर रहा था, सडनली उसका ट्रांसफर हो गया। बॉस ने बोला देखिए आपकी नौकरी तो है, नौकरी में तो जॉब का ट्रांसफर होते रहता है। अब उसका ट्रांसफर कर दिया मध्य प्रदेश में, कोई जंगल है, आदिवासियों का इलाका है, वहां कंपनी की कोई ब्रांच होगी। अरे कंपनी में जॉब कर रहे हो तुम लोग मान लो, और कंपनी की मध्य प्रदेश में कोई जंगल जैसा एरिया है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां कंपनी की ब्रांच है और वहां कोई स्टाफ नहीं है। तो मैंने अपने मुंबई वाले किसी एम्प्लॉय को बोला सॉरी दोस्त तेरे को उधर जाना पड़ेगा। बोले नहीं मैं कैसे, मेरे छोटे छोटे बच्चे है, मेरी बीवी है, उनको भी लेके जा। बोले उनको कहा स्कूल में कैसे जाएंगे, इनको छोड़ दे, तेरे को जाना पड़ेगा। नौकरी मतलब तू नौकर है, तेरे को करना पड़ेगा। बेचारे नौकरी वालों को सब सहन करना पड़ता है। मतलब सोच उसका सडनली ट्रांसफर हो गया कहां, मुंबई से दूर कोई जंगल जैसा इलाका है जहां आदिवासी लोग रहते हैं। सो टेल मी इसको तौफलीक हुआ कि तौफलीक, तौफलीक मतलब तकलीफ, तकलीफ हुआ ना। लेकिन कभी भी एम्प्लॉय को तकलीफ होती है और ज्यादा क्रीप करता है ना, तो बॉस बोलता है रो मत, तेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ऐसी जगह पे काम करने का। तेरा पगार कितना था, 50,000 था, अब इससे 52,000 नहीं देने का, जा नहीं देने का, बस बस करोगे नहीं देने का है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन तो नहीं है। कंपनी ने तुमको चॉइस थोड़ी दी है, तू जाएगा तो इतने पैसे जाना है ये तो सुनो, ऐसी स्लेवरी, ऐसी स्लेवरी अगर सहन नहीं करनी है ना, तो एक इज्जत वाला जॉब लो, सीए बन के, है ना। सीए बनोगे ना तो ऐसा स्लेव जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इससे अपना खुद का एक वजूद होगा। कम ऑन, सीए खत्म कर दो फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मेरे को बताओ जब एक बार में खत्म, कभी ना कभी तो करना ही ना सीए, एक ही बार में खत्म कर दो ना, खींचने का क्यों। जैसे आज किसी ने होमवर्क नहीं किया था, मेरा ये कहना है ऐसा सोचना चाहिए यार कभी ना कभी तो मुझे होमवर्क करना ही पड़ेगा ना, तो टाल के मतलब क्या, कर दो। क्योंकि अगर हम चीजों को टालेंगे रिजल्ट्स भी अपना टलेगा। आज रिजल्ट अपना टलता है, अच्छा लगता है क्या, कोई बात नहीं बेटा, तूने मई 24 में दिया था ना, नवंबर 24 में आ जाएगा, वो टाइम भी नहीं, कोई बात नहीं, मई 25 में आ जाएगा। अगर आईसीएआई अपने पासिंग वाला रिजल्ट को पोस्टपोन करती है, कैसे छुपता है इधर, तो अगर अपने को नहीं चाहिए कि अपने साथ कोई पोस्टपोन करे, तो अपने को भी ऐसा नहीं करने का, समझा। अपने भी अगर हर चीज वक्त पे कर देंगे ना, तो अपना रिजल्ट भी वक्त पे आएगा। गिव एंड टेक होता लाइफ में, समझा। लेकिन अपना क्या उल्टा मेंटालिटी, रिवर्स, अपने को सब मस्त मस्त चाहिए, टाइम पे चाहिए, करते टाइम नो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। समझा इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिजर्व, पहले डिजर्व कर, तो वो काबिल बन, फिर डिजायर करके मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए ना, तेरे को भी हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाने का। सर ने एक बार बोला होमवर्क कर तो कर दिया, रिवाइजन कम कर दिया, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा कर। अपनी तरफ से कोई फॉल्ट ही नहीं होना चाहिए, हिम्मत है कोई फेल करके दिखावे, पास होना ही है, और पास होना एक गारंटीड तरीका भी है। कुछ रिस्क ही मत लो, कुछ मत करो ना, कुछ करो पढ़ते रहो बस। तुमको ऐसा भी लगे ना 10 मिनट यहां हुआ किसी से बात के कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फिर भी मत कर। 0% रिस्क समझता है, 0% रिस्क। से रिस्क क्या होता है ना, सुनो, जब अपने कर्मों का टाइम आता है कर्म करने का, वो टाइम 0% रिस्क होना चाहिए। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग करना होता है ना, कि क्या मुझे एक ग्रुप देना चाहिए, 2 ग्रुप, वो टाइम रिस्की डिसीजन लो। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क का ही रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन वो रिस्की चीज क्या होती है, वेन एवर यू टू डिसाइड, वेन एवर टू शो डेयरिंग, करूं क्या नहीं, तो रिस्क ले लेने का। लेकिन जब अपने प्रिपरेशन चल रही होती है ना, 0% रिस्क।
जरा भी रिस्क मत ले। कोई 2 दिन का प्रोग्राम भी बन रहा है ना घर पे, चलो ये सैटरडे संडे हम लोग फैमिली घूम के आएंगे, नवरात्रि का फंक्शन है, मजा करके आएंगे, ये कर, कुछ नहीं करने का, कुछ भी नहीं। अभी नवरात्रि आ रही है तो ऐसे कोई प्लान वान बना नहीं करने का ना यार। मेरे को बहुत शौक था, और हम लोग के टाइम तो क्या बिल्डिंग बिल्डिंग में नवरात्रियां होती रहती थी, और इतना क्रेज था, मतलब एक दिन नहीं जाऊं तो मुझे कांटे लगने लगते थे, हर दिन जाना ही है। और पहले तो क्या ऐसे कमर्शियली काम होता था, बिल्डिंग्स में होता था। मेरी बिल्डिंग में थोड़ा गरबा कर लिया, फिर बाजू वाली बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग वहां पे अच्छा क्राउड होता था, शो ऑफ करने जाते थे तैयार होके, पूरा सब करते हैं ना बच्चे। तो पहले एक दिन भी छूटता नहीं था। लेकिन जब सीए का टाइम तो हमेशा नवरात्रि आता है। सीए की तो एग्जाम ही ऐसे टाइम भी आती है, जैसे नवंबर 97 मेरा सीए फाइनल था, नवरात्रि आया था, तो हर एग्जाम में नवरात्रि वगैरह बीच में आती, लेकिन सब छोड़ दिया था। मैंने क्या सोचा, चल ना 1-2 दिन जाऊंगा, मजा आएगा, लेकिन बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ये शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे क्यों भागो, छोड़ देने का सब, थोड़ा सैक्रिफाइस करना सीखो। इन शॉर्ट मेरे को तो मेन ये बात बोलनी थी, 0% रिस्क, कुछ रिस्क मत ले, एकदम सेफ गेम खेल। क्योंकि सी ऑलरेडी रिजल्ट्स में एक अनसर्टेनिटी है, तो अपने एफर्ट्स में क्यों रिस्क लेना है। करते टाइम भी नहीं नहीं थोड़ा बहुत टाइम पास कर दिया, चलता है थोड़ा बहुत, ये तो ये रिस्क और पाल रहा है। ऑलरेडी एग्जाम रिस्की एग्जाम है यार, तो उसमें और क्यों नया रिस्क क्रिएट करना है। अपनी तरफ से तो भाई फॉल्ट में आने का ही नहीं, चुपचाप क्लास में आओ, घर पे जाके ईमानदारी से ऑनेस्टली रिवाइज करो, भगवान सब देख रहा होता है ऊपर से, ओके। ऑनेस्टली रिवाइज करो, जो होमवर्क दिया करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, सुबह उठो, फिर काम पे लग जाओ, कुछ करने का ही नहीं। 5-6 महीना अगर कुछ नहीं किया तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, बताओ। दुनिया उधर की उधर रहेगी। लेकिन वही 5-6 महीना को सोचता है ना, मजा कर लो, ये कर लो, कर ले। 5-6 महीने का सब लोग वैसे ही रहने वाले। तू 5-6 महीने में धमाल मस्ती करके कुछ अलग जिंदगी में नहीं पहुंच जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। इससे तो मत करना। और देखते ही देखते टाइम निकल जाएगा, और बाद में सीए के रिजल्ट पास आ जाएगा, फिर सीए फाइनल खत्म। तो मतलब थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। मैच्योरिटी भी अपना एक स्किल होता है, मालूम है। और मैच्योरिटी ये होता है, ठीक है ना यार, मजा मस्ती करना है, करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए सब त्याग करके छोड़ दो बस। एनीवेज, हम लोग कहां थे, टीसी हट, टीसी उधर। तो टी था ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये अलाउंस कब मिलता है, अगर किसी एम्प्लॉय का सडनली ट्रांसफर हो गया। ट्राइबल एरिया मतलब समझता है कि नहीं, ट्राइब्स, जंगल जैसा एरिया है, आदिवासी लोग रहते हैं। सी उधर जाने में तकलीफ क्या मालूम है, उधर आजू बाजू में कुछ दुकानें ऑफ कुछ है ही नहीं, फैसिलिटीज ही नहीं है, तो तकलीफ होती बेचारे को। उधर कुछ साबुन भी खरीदना होगा, इतना दूर तक चलने जाओ। अरे कुछ नाश्ता वगैरह खरीदना है तो आजू बाजू कुछ मिलता। अपने मुंबई में तो क्या घर से नीचे उतर सब दिखता है, लेकिन ऐसे दूर ट्राइबल एरिया में भेजेंगे तो तकलीफ तो होती है ना। तो उस तकलीफ के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए मिलता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। और एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा पगार ही बढ़ जाता है। जैसे 50,000 का सैलरी, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल दिया, 50 का 52 कर दिया, चलो 55,000 कर दिया, 60,000 कर दिया, बस जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, ट्राइबल एरिया में तकलीफ उठाना पड़ रहा है उसके लिए तेरे को अलाउ किया, अलाउंस। मैंने बताया तुमको, यहां पे बताया था, हमेशा अलाउंस एक्सपेंस के लिए नहीं होता है, कभी कभी अलाउंसेस कॉम्पेंसेटरी नेचर भी होते हैं। तो अभी क्या करें, ट्राइबल एरिया अलाउंस तो सी तुम लोग है ना, अपना फोकस मत भटको, अपने को पढ़ना क्या है, टैक्सेबल के एग्जाम तो एग्जाम्ड है अंडर सेक्शन 10-14, इस पे ध्यान मत दे। अभी सभी चीजों का सेक्शन 10-14 ही है, कॉमन सेक्शन 10-14, 10-14, 10-14। लेकिन ट्राइबल एरिया अलाउंस इज नॉट फुल्ली एग्जाम्ड अप टू 200 पर मंथ। बता दो सी, सबसे पहला डाउट आना, अमाउंट सुना तो 200 पर मंथ, पहला डाउट आना चाहिए सर क्यों एग्जाम्ड है। सी जिस अलाउंस पे भी गवर्नमेंट को लगता है ना यार ये ऐसा अलाउंस तो बॉस को देना चाहिए यार, जैसे इधर भी गवर्नमेंट को क्या लग रहा है यार बेचारे को कहां भेज दिया यार। तुम लोग को भी मेरा एग्जाम्पल सुनते टाइम दया आ गई थी, बेचारा अच्छा खासा मुंबई में शहरों में नौकरी कर रहा था, कहां उसका ट्रांसफर हो गया, कहां भेज दिया यार, बहुत बुरा हुआ बेचारे के हाथ। अब ऐसे में अगर कंपनी अलाउंस देती है ना तो गवर्नमेंट का क्या सोचना है, देना ही चाहिए उसको, तो ऐसी चीज का तो उसको अलाउंस देना ही चाहिए। हाँ चलो कोई एम्प्लॉय ऐसा बोले, मतलब कोई फालतू तकलीफ का नाटक कर रहा है ना,
ये तकलीफ हो गया, तकलीफ हो गया, उसके लिए बॉस पैसा दे रहा तो गवर्नमेंट बोलती ज्यादा हो गया, कोई जरूरत नहीं थी, तो टैक्सेबल करती है। अरे मतलब ये तो सीरियस तकलीफ है यार, कहां भेज दिया। जैसे मान लो एम्प्लॉय कोई छोटी मोटी चीजों का तकलीफ कर रहा है और उसके लिए बॉस बोल डोंट वरी मैं तो कॉम्पेंसेट करने के लिए पैसा दे रहा हूं, तो जो चीज में गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती ना वो टैक्सेबल कर देती है। लेकिन इधर गवर्नमेंट बिलीव कर रही है कि भाई देना चाहिए उसको, किसी एम्प्लॉय को ऐसी जगह भेज दिया तो गलत है, उसको पैसा मिलना ही चाहिए। डोंट वरी एम्प्लॉय, तेरे को बॉस पैसा देगा तो हम भी टैक्स से माफ कर देंगे, लेकिन हमारा भी बजट एक, हम लोग 200 से ज्यादा माफ नहीं कर सकते। अब कोई बोले 200 ही क्यों, अरे भाई माफ किया ना वही एहसान मान तू, नहीं तो हम तो ऐसे बुक्खड़ है ना, इनकम देखते ही टैक्स, वेयर देयर इज इनकम देयर शुड बी टैक्स। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा कंसिडरेट पना दिखाया कि हाँ बेचारे को ट्राइबल एरिया में भेजा है तो उस चीज का उसको अलाउंस तो मिलना ही चाहिए। हम भी इस बात से सहमत है, लेकिन हम इतनी भावनाओं में बह के देखो पूरा माफ करेंगे तो हमको क्या टैक्स के नाम पे ठेंगा मिलेगा। इससे गवर्नमेंट ने बोला देखो माफ किया ना, वो भी खुशी रहने की बात है, लेकिन हमको जितना माफ करना है उतना ही करेंगे। तो गवर्नमेंट ने 200 रुपया पर मंथ किया है। सी 200 एक जमाने में और भी कम था, अभी 200 है। कल को बजट में अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट समझता है, चेंजेस आए तो शायद इन लोग 2000 कर देवे। आई अंडरस्टैंड आज की तारीख में ना 200 थोड़ा आउटडेटेड फिगर लगता है, लेकिन सी गवर्नमेंट है ना सैलरी के चैप्टर में ज्यादा चेंजेस ही नहीं लाती है। मैं बता दो लॉजिक क्या है, हर साल बजट आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर को ना इंडिया के इतने बड़े बड़े टेंशन होते हैं ना कि सैलरी के चैप्टर का नंबर भी नहीं आता। नौकरी करने वाले सैलरी बहुत छोटा मैटर है, मतलब सी रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें है, जीएसटी है, कस्टम्स है, इनकम टैक्स भी बहुत है। तुम लोग तो थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना तो ये निगलेक्ट हो जाता है। लेकिन आज अगर एक सैलरी जैसा चैप्टर ही होता ना फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन, निर्मला सीतारमन, अगर ये होता तो वो खुद भी सोचती ये 200 रुपया आज की तारीख में क्या वैल्यू है यार, इट इज आउटडेटेड फिगर, तो इन लोग शायद चेंज कर देते। लेकिन ये लोग देखते ही नहीं है, और नहीं देखते क्योंकि टाइम नहीं है। और टाइम क्यों नहीं, क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर प्रायोरिटीज। तो ठीक है, अपने पास कोई ऑप्शन है क्या, अपने पास इतना ही क्यों, इतना बार्गेन करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ अपने को ये लॉजिक जरूर समझना चाहिए कि माफ क्यों किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स कि ऐसा अलाउंस देना चाहिए, इट इज नेसेसरी दैट एम्प्लॉय शुड गेट दिस अलाउंस, एंड सिंस इट इज अ जेन्युइनली नीडेड अलाउंस, लॉ फील्स लाइक exempting. Why are they exempting this much only? It is their problem. We cannot change the law. We have to accept the law. But we understand it is little bit outdated figure लगता है। 200 रुपया क्या इज्जत है आज की तारीख में। बट ठीक है 200 रुपया माफ किया, जो मिला ले लेने का। ओके ये देखो मैं इधर टीसी हट टीसी उधर एक एक करके दिखाऊंगा, अभी जितना दिखा है उतना ही देखो। नाम था ट्राइबल एरिया अलाउंस, अमाउंट था मैक्सिमम 200 पर मंथ, मैक्सिमम मतलब ज्यादा में ज्यादा 200 माफ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। दैट मीन उससे ज्यादा मिला तो बैलेंस विल बी टैक्सेबल। सेक्शन सुना था क्या था इसका, कभी भी कोई एग्जेम्पशन होता सेक्शन 10 तो फिक्स्ड है ही, इधर 14 था, 10 14 10 14 था। इस चैप्टर में भी सेक्शन कैसे याद रखने लास्ट में बताऊंगा, अभी तुम लोग अपने लेवल पे याद करने का कोशिश करो। ओके मेरे को पता इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक से है ना इसका ये प्रेजेंटेशन देख लो, जो दिखा वो देखो यार, ज्यादा पंचायती मत तो कहां गया क्या लिखा हुआ है। ये देखो अगर क्वेश्चन में दिया है 1000 पर मंथ, कैसे दिया होगा, ट्राइबल एरिया अलाउंस 1000 पर मंथ, तो कैसे करोगे देख लो, दिखाई दिया है। पहले 1000 इंटू 12 करके इनर कॉलम में लिख देना, क्योंकि सी इसको सीधा डैश नहीं कर सकते थे,
सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऑलमोस्ट सब फुल्ली एग्जाम था, तो एग्जाम दिखा सीधा डैश मार दिया आउटर कॉलम में। लेकिन इधर क्या हर जगह कुछ ना कुछ लिमिट्स है ना। इधर लिमिट क्या थी 200 पर मंथ। तो पहले ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया होगा क्या 12,000, फिर लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1014, और ये क्या लिखा है 200 इंटू 12। 200 पर मंथ इज फिक्स्ड अमाउंट, याद कर लो, कभी जिंदगी में मत भूलना। 200 पर मंथ, 200 पर मंथ फिक्स्ड अमाउंट है। तो बस पहले जो क्वेश्चन में दिया इनर कॉलम में लिख दो, फिर लेस करके बैलेंस इन आउटर कॉलम। ओके, तो ये था प्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल एरिया अलाउंस। फिर ये देखो नेक्स्ट अलाउंस, देखो क्या है, टीसी, हट टीसी उधर। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सी वाली फीलिंग आई, सी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब ये क्या होता है, टेल मी, ये कोई कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है कि एक्सपेंडिचर रिलेटेड? नहीं नहीं, ये वाह, चिल्ड्रन होना तकलीफ है उसके लिए कॉम्पेंसेट, ये कॉम्पेंसेटरी समझा नहीं मतलब तुम लोगों को। चिल्ड्रन की एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये खर्चा है, बच्चे नहीं है ना तुम्हारे, इससे तुमको समझता नहीं। अरे ये तो एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है ना। ये एक से सुनो, ज्यादातर सब अलाउंस एक्सपेंस ओरिएंटेड ही होते हैं। वो कोई एकाध ऐसे ट्राइबल एरिया वगैरह था ना, वो कॉम्पेंसेटरी है, बट मोस्टली सब एक्सपेंडिचर रिलेटेड ही होते हैं। तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सुना मैंने अभी बोला, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय अभी, ओके, अभी मेरे यहाँ पे तो एम्प्लॉय कोई भी शादीशुदा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके शादी होगी, बच्चे हो गए, मेरे आगे आगे बोल सकते हैं सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हो गए, स्कूल में पढ़ाना लिखाना भी तो खर्चे भी बढ़ गए, पढ़ाई लिखाई का आप पगार खाली 12,000 दे रहे हो, 13,000 दे रहे हो। पहले डोंट वरी, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे 1,000 महीने का एक्स्ट्रा, 2,000 चलो बोलने में क्या मतलब महीने का मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट बांध दिया, और सी उस कारण से उसकी पगार बढ़ गई। जहां 15-16 पगार थी, 1,001 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, क्या नाम से, चिल्ड्रन की एजुकेशन का अलाउंस। तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। बट सी बॉस कितना देगा वो बॉस की मर्जी है, अपने को क्या पढ़ना है, बच्चों को टैक्सेबल के एग्जाम। मतलब ऐसा सोचो, अगर बॉस ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा दिया तो तुम्हारे लिए तो इनकम हो गई, इनकम है ना। बट वो टैक्सेबल के एग्जाम, एग्जाम मैं एग्जाम चीज ही पढ़ा रहा हूं, ये सब एग्जाम है, बट कितना, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड। रिपीट क्या था, 100 पर मंथ पर चाइल्ड। मतलब सी बॉस को सुनो ना, बॉस तो उसके 6 बच्चे होंगे ना, हर बच्चे के लिए देगा, तेरे 6 बच्चे, ये ले, इसको भी पढ़ा, इसको भी पढ़ा, इसको ले, सबको पढ़ा, सब लोग पढ़ना मांगता है। और बॉस तो कितनी भी अमाउंट दे सकता है, वो बॉस की मर्जी यार। जैसे मैं दिलदार बॉस हूं तो मैं क्या बोलूंगा, तेरे 6 बच्चे, डोंट वरी, सबकी पढ़ाई लिखाई के लिए हर बच्चे का मैं 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं। मतलब मैं कितना भी दूंगा मेरी मर्जी है, लेकिन स्टूडेंट्स लोग को ये नहीं पढ़ना है कि बॉस कितना देगा। अरे बॉस देगा नहीं देगा उसका प्रॉब्लम है रे, अपने को क्या पढ़ना है। अगर बॉस ने दिया, इनकम टैक्स में उसका क्या इफेक्ट है, तो इनकम टैक्स में और टैक्स से माफ है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कंजूसी से माफ किया है, केवल 100 रुपया शगुन का, बिकॉज एजुकेशन इज अ गुड कॉज। सी सुनो, एक से सुनो ना, एक से सुनो, मैं सर हूं, मैं बोलूंगा। कानून ने एजुकेशन का खर्चा मेजर करके नहीं दिया है ये, क्योंकि सी एक्सपेंडिचर मेजर करके, सी ऐसे तो गवर्नमेंट सब चीज माफ करने बैठेगी तो गवर्नमेंट का दुकान कैसे चलेगा, कौन सा दुकान, इनकम टैक्स का। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा कैलकुलेशन करके करना पड़ता है ना यार। जैसे आज भी मैं दयावान बन के मेरे सब स्टाफ को पगार बांटे तो मेरा घर कैसे चलेगा यार।
तो ऐसे गवर्नमेंट को भी तो अपना देखना पड़ता है ना यार। सी बेसिकली गवर्नमेंट का आइडिया क्या था, एजुकेशन के पीछे कितने खर्चे होते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन एजुकेशन एक नेक काम है। किसी नेक काम के लिए अलाउंस मिला है तो हम उसकी इज्जत के नाम पे एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन हमको 100 से ज्यादा नहीं परवड़ेगा। सॉरी, बुरा ना मानो, होली है मतलब उससे ज्यादा परवड़ेगा नहीं, बट मैक्सिमम 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, तीसरा हो टैक्स भरो क्या था, हम 2 हमारे 2, तीसरा हो टैक्स भरो। मतलब तीसरे की पढ़ाई के लिए 1 रुपया भी मिला ना, टैक्सेबल एक्स्ट्रा है वो मतलब इधर भी सुनो, गवर्नमेंट अपने रूल्स में भी मैसेज दे रही, हम 2 हमारे 2, तीसरा हो टैक्स भरो। और 2 के लिए भी कौन सा माफ किया है, कंजूसी के 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। और जो भी ऐसी इधर स्टूडेंट को ही नहीं सोचा इतना ही क्या किया है। एक काम करो, तुम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, तुम लोग जब बनोगे चेंज कर देना, जब तुम लोग बनोगे तुम लोग भी नहीं कर पाओगे। सुनने में अभी पढ़ते रहने लगता है इतना है क्या इतना क्या, अरे भाई इनकम को माफ करने के लिए नहीं होता है, इनकम टैक्स बढ़ने के लिए होता है। लेकिन ठीक है, कोई कोई जगह गवर्नमेंट ने जहां एजुकेशन को समझा नहीं ये जरूरी है तो उसके नाम का रिस्पेक्ट है। ट्राइबल एरिया में किसी को भेजा, यार बेचारे को तकलीफ हुआ, उसके नाम का रखा है, चलो। लेकिन जो अलाउंस गवर्नमेंट को अलाउंस ही फालतू लगता है ना, वो तो टैक्सेबल ही कर देती है। अरे कुछ अलाउंस तो गवर्नमेंट को लगता ही फालतू है तो टैक्सेबल है ना। ये जो सारे अलाउंस है ना, ये गवर्नमेंट को फालतू नहीं लग रहे, ये गवर्नमेंट का भी ओपिनियन है। सुनो यार, ऐसे सब अलाउंसेस तो मिलने चाहिए यार, और अगर मिल रहे हैं तो हमारी आंखों में नहीं आएंगे, हम उसको माफ भी करेंगे, लेकिन माफ एक लिमिट तक। तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। ये देखो धीरे धीरे खुलेगा सस्पेंस। ये एक सेकंड पढ़िए, गौर से पढ़िए, ये क्या लिखा है, मैं जूम कर देता हूं, देखो, पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड। ये देखो, ये एक बच्चे के लिए महीने का 100 रुपया माफ। सी ये 100 रुपया माफ किया है, बॉस कितना देगा वो पता है, बॉस तो शायद खड़ूस देवे भी नहीं। बॉस ऐसा भी बोल सकता है, तेरे बच्चे मैं क्या करूं, पढ़ते पढ़े ना पढ़े भाड़ में जाओ, मैं क्या करूं, मैं कोई पैसा नहीं देने वाला। सुनो, तो बॉस तो पैसा ना भी देवे, नहीं देगा तो बात खत्म। अपने तो इनकम टैक्स वाले आके कब खड़े होते, पैसा मिलता हुआ दिखा, हाथ बोल टैक्सेबल के एग्जाम, तब बात करने का। अब बॉस को देने का है कि नहीं, वो खुद एक बॉस की मर्जी है। अरे कितने बॉस तो देते भी नहीं है, मैं किधर दे, मैं भी तो बॉस हूं, मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय, चलो बच्चे नहीं है उनके, लेकिन अगर उनके बच्चे भी हो जाए तो नहीं देने का, तो ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं देगा इस सब में। तो बॉस को देना नहीं देना उसका मर्जी है, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है। अगर बॉस ने दिया तो कितना टैक्स से माफ है, बॉस कितना देगा वो भी अपना लुकआउट नहीं है। अगर दिया तो उसमें 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है, बट इस तरह से नॉट फॉर हर चाइल्ड। सी ऐसे याद रखो, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, बट इज इट फॉर हर चाइल्ड, इट इज फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कभी कभी बच्चे हॉस्टल में पढ़ते, हॉस्टल की पढ़ाई थोड़ी महंगी होती है। जैसे मेरा लड़का IIT खड़गपुर, तो वहां पर है तो हॉस्टल का भी खर्चा होता है, उधर कॉस्टली हो जाता है ना यार, एजुकेशन में भी कॉस्ट आ गया प्लस हॉस्टल, तो तब एम्प्लॉय को मिलता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, उसका लड़का भी मुंबई के बाहर को हॉस्टल में रह के एजुकेशन ले रहा है, तो मिलता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो भी एग्जेम्प्ट है। पर हॉस्टल थोड़ी महंगी होती है ना, अमाउंट 100 के बदले 300। यस, थैंक यू बोल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को एक सार्केस्टिक वे में बोलने का थैंक यू, आपने कंसिडर किया कि हॉस्टल थोड़ी कॉस्टली होती है, अमाउंट बढ़ा दिया, थैंक यू। पर जो भी इसी अपने चॉइस दी है, विदाउट वेस्टिंग टाइम सिंपली बाय 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, एजुकेशन हुआ तो
हॉस्टल बोल के दिया ना, हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड, बट नॉट फॉर हर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, सेम। यस, नहीं सुनो, नहीं नहीं, वो हॉस्टल बोला हो ना, तो हॉस्टल बोला तो 300 आ गया ना उधर, ये पूरा। यस, तो क्या था, चिल्ड्रन हॉस्टल हुआ तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन ही है, लेकिन हॉस्टल में रह के एजुकेशन हो रही है, हॉस्टल में रह के। जैसे बोला मेरा लड़का हॉस्टल में ही है, एजुकेशन ही तो हो रहा है उसका। FI, उन लोग में क्या बोलते हैं, बीकॉम थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो अपने साइंस वाइंस का इंजीनियरिंग है ना, FIB करके बोलते हैं ना, BE, बैचलर इंजीनियरिंग होता है ना वो सब यार। तो FI जो भी है, पढ़ाई चल रही है ना, तो हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई, तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड। तीसरा C, कम्यूटेशन अलाउंस। 3 C है भाई बहन, ये देख 3 है, 3। तो ये देखो C, तीसरा क्या मालूम है, कम्यूटेशन अलाउंस। यू नो व्हाट इज दिस, ये देखो, ऑफिस टू रेसिडेंस जर्नी। एक सेकेंड, ऑफिस टू रेसिडेंस, इस जर्नी में जो आने जाने का खर्चा लगता है ना, उसके लिए मिलता है कम्यूटेशन अलाउंस। और जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस, अरे जैसे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय आता है इधर जॉब करने, ये तो ऑफिस है, लेकिन कोई एम्प्लॉय जोगेश्वरी में रहता है, कोई मलाड में रहता है, तो उसको कोई अंधेरी में रहता होगा, है ना, तो वो लोग वहां से इधर आते हैं, फिर यहां से वापस घर जाते हैं। तो आने जाने का जो खर्चा होता है ना, कौन सा आने जाने का, प्योर ऑफिस टू रेसिडेंस, रेसिडेंस टू ऑफिस। उस जर्नी में कोई लोकल ट्रेन से आता होगा, कोई ऑटो रिक्शा से आता होगा, जैसे भी आता है खर्चा होता है ना, उस खर्चे के लिए मिलता है कम्यूटेशन अलाउंस। यू नो कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं, कम्यूट करने का मतलब क्या होता है, टू ट्रैवल, बट व्हेन इट इज अ रिपीटेटिव ट्रैवल, रोज एक जगह जाके वापस घर आओ, फिर वापस एक जगह, फिर वापस, एक ही जैसा रोज का रोज करना पड़ता, रोज का रोज, रोज का रोज, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटिंग। जैसे तुम लोग भी तो वही कर रहे हो, तुम्हारा तो रोज का हो गया है, वही घर से क्लास, क्लास से घर, घर से क्लास, क्लास से घर। इंग्लिश में बोलने वाले कैसे बात कर रहे, स्टूडेंट्स आर कम्यूटिंग, बोल इंग्लिश से बात करना सीख, स्टूडेंट्स आर कम्यूटिंग बिटवीन प्राइम विजन एंड रेसिडेंस। मतलब तुम प्राइम विजन और तुम्हारे घर के बीच में रोज कम्यूट कर रहे हो। कोई कॉलेज जाता तो क्या बच्चे यार कम्यूटिंग बिटवीन कॉलेज एंड होम। सो कम्यूटिंग मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग विच रिपीटेड रूटीन नेचर। जैसे एम्प्लॉय लोग का तो वही हो जाता है ना, वही ऑफिस वही घर रोज का हो गया है, तो जो रोज का होता है ना, रोज का डे टू डे, उसको बोलते हैं कम्यूटिंग के लिए अलाउंस मिला है, कम्यूटेशन अलाउंस। मेन पॉइंट, टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट, एग्जाम ही पढ़ रहे तो एग्जाम ही होगा, वेरी गुड, लेकिन दिस इज एग्जाम ओनली फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है तब गवर्नमेंट को दया आती है, यार बेचारा हैंडीकैप्ड है, पता नहीं कैसे ऑफिस तक पहुंचता होगा, फिर ऑफिस से फ्री होके घर तक जाने में भी कितनी तकलीफ होती होगी। अरे हैंडीकैप आदमी को ऑफिस टू रेसिडेंस, रेसिडेंस टू ऑफिस आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को अगर एम्प्लॉय देवे ना, तो गवर्नमेंट बोलती देना ही चाहिए, हम भी उसको टैक्स से माफ करेंगे, 3200 पर मंथ। इधर अमाउंट रियलिस्टिक रखा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने सच्चे दिल से सही नियत से माफ किया है, क्योंकि ये एकदम जरूरी है, गवर्नमेंट का दिल है, इससे लगना चाहिए। चलो एजुकेशन हॉस्टल तो क्या है, एजुकेशन हॉस्टल तो शगुन का है, चलो एजुकेशन एक नेक काम है, हॉस्टल पढ़ाई बच्चे पढ़ रहे अच्छा काम है, तो एक शगुन का माफ कर दिया। लेकिन ये तो यार सच में फील करने ऐसी सिचुएशन है यार, आज कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको घर से रोज ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, तकलीफ कितनी होती होगी।
तो उसकी ट्रैवलिंग के लिए जो अलावेंस मिला है ना, इट इज एग्जाम अप टू 3,200 पर मंथ। बट अगर हट्टा घट्टा एम्प्लॉई है, कुछ तकलीफ वकलीफ नहीं है, फिर भी उसको बॉस बोलता है ए तेरे को आने जाने में पैसा लगता है ना, तेरा मैं पैसा देता ना तेरे को, तो गवर्नमेंट को लगता है ये जरूरी नहीं था। यार नौकरी में पगार मिलता है ना, अब तू घर से ऑफिस आएगा फिर जाएगा, उसके लिए क्यों पैसा चाहिए? देने वाले देते, कोई को कंपनी रेलवे का पास बना के देते, कोई को कंपनी महीने का एक्स्ट्रा पैसा देते, देने वाला देवे। देने का प्रॉब्लम गवर्नमेंट को नहीं है, दो ना, पैसा तो बॉस को देना है, लेकिन हमें वो जरूरी नहीं लग रहा है। हाँ चलो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको देना जरूरी है, उसको अगर दिया तो हम टैक्स से माफ भी करेंगे। अरे इन शॉर्ट फॉर नॉर्मल एम्प्लॉय इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। अरे जैसे मैं, मेरे यहां पे जो एम्प्लॉय नॉर्मल है उन लोग के लिए मैं एक अमाउंट बांध दूं, ऐसा क्यों अमाउंट बांध दूं? ये देखो अलाउंसेस का नेचर क्या होता है, महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांधना पड़ता है ना, तो ही अलाउंस बनता है वो। तो मेरे यहाँ पे तो एम्प्लॉय सब नॉर्मल है, तो उन लोग का महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध दो, चलो तुम्हारा आने जाने का जुगाड़ कर दिया, जिनकी भी पगार जो थी एक्स्ट्रा 800-900 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो टैक्सेबल है। देने में थोड़ी रोक है, मेरी मर्जी दूंगा, मेरे को देना है, मैं बॉस हूं तो दो, लेकिन लॉ उसको उससे सहमत नहीं है। लॉ को लगता है क्या जरूरत थी, फिर भी मिला है, इनकम मिले तो टैक्स भर। सो इट इज एग्जाम ओनली फॉर हैंडीकैप पीपल, फिजिकली हैंडीकैप्ड हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। अमाउंट क्या था? 3,200 पर मंथ। ये दो इतना सीन छापो, ये क्या लिखा है पढ़ो, फिजिकली हैंडीकैप्ड। और ये क्या लिखा है? ऑफिस टू रेसिडेंस। इस जर्नी के लिए होता है कम्यूटेशन अलाउंस। ओके, अमाउंट क्या था? 3,200 पर मंथ। सी ये चैप्टर लेंदी क्यों होता है में, एक तो कोई चीज एग्जाम्प्ट है वो याद रखो, फिर कितना एग्जाम्प्ट है वो याद रखो। अभी शुक्र मानो ये तो अमाउंट है, आगे जाके फॉर्मूला आएंगे, लेकिन जहां भी फॉर्मूला आएगा उसका मैं लॉजिक वगैरह बताऊंगा। मतलब मेरी तरफ से तुमको एकदम डेप्थ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी करो याद करने का लोड तो रहेगा ही। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, अंडरलाइन प्लीज, जान ही रहो। तो ये 3 सी हो गए, फिर देखो जल्दी, टीसी हट, टीसी उधर, हट का एच फॉर हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है? तुम लोग देख रहे हो ये सब खर्चे वाली अलाउंस है। कॉम्पेंसेटरी एक ट्राइबल एरिया आया था, अब हाउस रेंट भी एक खर्चा ही है। जैसे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉइज है, वो लोग बोलते हैं हम तो भाड़े के घर में रहते हैं, हमारा तो अपना घर भी नहीं है, हमें भाड़ा देना पड़ता है। तो अगर उस पर मुझे दया आ गई, यार बेचारे एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहते, कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो हाउस का रेंट का खर्चा है ना, उसके लिए भी अगर मैं महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध दूं तो क्या होता है वो हाउस रेंट अलाउंस। इसको लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं? HRA। HRA इज अ कॉमन शॉर्ट फॉर्म। मेरा कोई कोड वर्ड बनाया हुआ नहीं है, HRA बोल, HRA। HRA दिखने में कैसा दिखता है? HRA, हाउस रेंट अलाउंस। और सुनो, अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस देती है ना, तो गवर्नमेंट उससे भी सहमत है। मतलब गवर्नमेंट को लगता है हाँ मिलना चाहिए, तो यार खुद का घर तो होना ही चाहिए ना, लेकिन बेचारे का अपना घर नहीं है, रेंटेड हाउस में रहता है, दो उसको पैसा देना चाहिए उसको। और अगर उसको पैसा मिल रहा है तो हम भी उसको टैक्स से माफ करेंगे। सी जिन कितना बताऊंगा, जिन अलाउंसेस से गवर्नमेंट को सहमति है ना कि यार ऐसे अलाउंस तो लोगों को मिलने ही चाहिए, वो फालतू में नहीं है, जरूरी है, तो गवर्नमेंट एग्जाम करती है। लेकिन गवर्नमेंट इतनी भी भोंदू नहीं है, दिल खोल के पूरा इमोशनल होके पूरा माफ। एक लिमिट होती है, लेकिन इसकी लिमिट है ना मगजमारी है। इसका एक बड़ा फॉर्मूला है। हाउस रेंट अलाउंस में एक साधारण सा अमाउंट नहीं है, 200 3 या 200 ऐसा अमाउंट नहीं है, फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला आज के लेक्चर में नहीं, अभी मैं आगे बढ़ूंगा, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन HRA के फॉर्मूला को अभी टच नहीं करूंगा।
लेक्चर के ऐसे मकाम पे जब तुम लोग एकदम फुल हो चुके हो, ऐसे टाइम पे एचआरए के फॉर्मूला को टच करना सही नहीं है, स्पेशली व्हेन द टाइम लेफ्ट इज आल्सो लेस। ओके, सो एचआरए का इतना समझो, कुछ फॉर्मूला है, जो भी हो फॉर्मूला से पता चलेगा कितना एग्जेम्प्ट है, और जो एग्जेम्प्ट है माइनस करके बैलेंस विल बी टैक्सेबल। तो ये देखो मैंने इधर कैसे लिखा, पढ़ो 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 पढ़ो, फॉर्मूला है ना, बट दैट फॉर्मूला विल बी टॉट लेटर। तो देखो चेक कर दो क्या क्या हो चुका। टीसी हट में ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100, इसको ऐसे याद रखो, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, बट नॉट फॉर हर चाइल्ड। हर चाइल्ड मतलब हर एक बच्चे के लिए नहीं है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। फिर हॉस्टल का 300 पर मंथ पर चाइल्ड, बट नॉट फॉर हर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। फिर कम्यूटेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय 3200 पर मंथ। फिर हाउस रेंट अलाउंस का फॉर्मूला है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिर ये दो टीसी हट में यू फॉर अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड में काम करने की तकलीफ उठाने का अलाउंस। तुम लोग पता है कोई कोई एम्प्लॉय को है ना, सुन, जमीन के नीचे घुस के वहां ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। अरे अपने तो ग्रेटफुल होना चाहिए, अच्छी मस्त ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, लेकिन कोई कोई एम्प्लॉय का जॉब ही ऐसा होता है, खास करके माइनिंग कंपनीज में, माइंस होती ना माइन, तो उसमें जमीन के अंदर घुस के उधर ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। और उसमें भी जो कोल माइंस होती है, कोल माइंस, कोल क्या होता है, कोल कोयला, कोयले की जो खान होती है ना, अंदर घुस बाहर निकलेगा काला काला होके आएगा, ऐसा गंदा एटमॉस्फेयर लगता है ना। लेकिन क्या करें, नौकरी के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन ये तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए बॉस बोलता है डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू वर्क अंडरग्राउंड इन अ कोल माइन। ये कोल माइन के लिए खाली, मैं कोल माइन ऐसे कैजुअली नहीं बोला, ये वाला एग्जेम्पशन खाली कोल, क्योंकि सिर्फ बाकी माइंस में इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन कोयले की जो खान होती है ना, कोयला होता ही काला काला है, अंदर घुस जा बैंड बज जाएगी, मतलब इट इज सफोकेटिंग। लेकिन ऐसी जगह में जॉब करना पड़ता है, तो बॉस भी क्या बोलता है, या अंडरस्टैंड इट्स वेरी पेनफुल, बट डोंट वरी, उसके लिए मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा महीने का अमाउंट बांध दिया, क्या नाम से, अंडरग्राउंड अलाउंस। सी कितना अमाउंट बॉस ने बांधा, तेरे को क्या करना है, बॉस को नहीं देना तो नहीं भी देवे, जितना देना देगा, अपने को क्या पड़ना है, बॉस जितना भी देवे, टैक्सेबल की एग्जाम तो है, वही तो पढ़ रहे हम। कितना, 800 पर मंथ, कर लो याद, 800 पर मंथ, 800 पर मंथ, 800 पर मंथ, 800 पर मंथ। दिस इज अंडरग्राउंड अलाउंस फॉर वर्किंग अंडरग्राउंड इन कोल माइंस। सी कोई बोले सर अगर कोई दूसरी माइन हुई कोयले की खान नहीं, और उसके नीचे काम करने के लिए अगर बॉस पैसा दे रहा है, बॉस पैसा दे सकता है, सी बॉस तो कोई भी माइन के लिए दे सकता है, पैसा देना बॉस को है, लेकिन गवर्नमेंट उससे सहमत नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है यार बाकी माइंस में इतना तकलीफ नहीं होता है, हाँ कोल माइंस में तकलीफ होता है, हमको भी वो थोड़ा तकलीफ जनक लग रहा है, तो हम उसको माफ करेंगे। बाकी तो सी बॉस को तो पैसा देना है, तो कोई भी टाइप का माइनो दे सकता है। अरे और कौन सी माइन हो सकती है, आयन ओर होता है, पेट्रोल का हो सकता है, जो भी हो सकता है, माइनिंग में बहुत कुछ निकलता है, मिनरल्स। तो फॉर दूसरी माइंस के लिए अगर बॉस को पैसा देना है तो देवे, बट वो एग्जाम नहीं है। एग्जाम कौन सा है, इफ एम्प्लॉय हैज टू वर्क अंडरग्राउंड इन कोल माइंस, अमाउंट क्या था 800 पर मंथ। ये देखो पढ़ो ये क्या लिखा है, कैन यू सी, इधर कोल माइंस भी लिखा हुआ है, कोल माइंस के लिए अमाउंट कितना है 800 पर मंथ। तुम लोग पता है पुराने किसी बैच में कोई कोई लोग ये भी गलत फहमी हुई है कि अपने को कंपनी वाले इतना पैसा देते हैं। मैं तुमको ये पढ़ाता हूं, मेरे को आज कुछ काम धंधा नहीं है, मैं तुमको ये पढ़ाऊंगा कंपनियां कितना पैसा देती है। अरे कंपनी पैसा देवे कि नहीं देवे वो थोड़ी पढ़ते अपने यार, अपने क्या पढ़ रहे, अगर कोई कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया तो वो टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट है, तो कितना एग्जेम्प्ट वो पढ़ रहे। बाकी
जरूरत सी मैं जितने अलाउंसेस पढ़ाऊंगा ना, सुनो ये देखो, इधर में इतनी सारी चीजें पढ़ाऊंगा, देख के तो लगे यार नौकरी में बहुत मिलता है यार। अरे सब थोड़ी ना मिलता होगा यार। जैसे मेरे यहाँ पे जो जॉब कर रहा है उसको खाली पहली चीज मिल रही है। पढ़ाने में बड़ा बहुत कुछ पढ़ा रहा हूं, तो सी पढ़ते टाइम लगे कितना कुछ मिलता है यार। सी हम लोग तो क्या सब पॉसिबिलिटीज को पढ़ के रख रहे हैं, बाकी तेरी एक्चुअल नौकरी में तेरे को क्या मिलेगा वो तेरी नसीब और तेरा क्वालिफिकेशन उस पर डिपेंड करता है। बाकी पढ़ते टाइम अपने इतनी सारी चीज पढ़ते लगता है बहुत कुछ मिल रहा होगा। तो किधर पहुंचे? TCHU था वो, यू क्या था? अंडरग्राउंड अलाउंस। T फॉर अलाउंसेस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर, बस चलाने वाले ड्राइवर और ड्राइवर के साथ जो कंडक्टर होता है, इन लोग को मालूम है बहुत लंबा सफर करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई नीता ट्रेवल्स में जॉब कर रहा है, नीता ट्रेवल्स मालूम है? अरे नीता ट्रेवल्स बसेस चलाते हैं ना इन लोग, जयमीन ट्रेवल्स, पोलो ट्रेवल्स, नीता ट्रेवल्स, एटसेट्रा ट्रेवल्स। तो उसमें क्या जो बस का ड्राइवर है मुंबई से बस लेके निकलता है, नॉन स्टॉप जाएगा राजस्थान तक। अब इतना लंबा बस चलाना खाने का काम थोड़ी है यार। मेरे को होता इतनी लंबी जर्नी में उसके खर्चे नहीं होते, तो उन खर्चों के लिए मिलता है एक अलावेंस। मतलब जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर उसको एक बेसिक सैलरी तो देना ही पड़ता है, बेसिक। प्लस ड्राइवर को बोलना पड़ता है भाई तेरे को तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, कभी तू बस लेके मुंबई टू गोवा जा रहा है, कभी बस लेके मुंबई से महाबलेश्वर जा रहा है, और कभी बस लेके मुंबई से बैंगलोर तक जा रहा है। और इतना रात रात भर गाड़ी चलाते रहते हैं लोग, तो बीच में खर्चे क्या होते हैं? डीजल भराओ, खाना पीना, एटसेट्रा एटसेट्रा, खर्चा होता है कि नहीं? तो उन सब खर्चों को मद्देनजर रखते हुए ड्राइवर का एक महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध देते हैं। कितना देंगे अपने को क्या मालूम, वो तो जो बॉस को देना देगा, लेकिन एग्जाम कितना है? 70% ऑफ वॉट एवर ही रिसीव्स। 70%। क्यों मालूम है? क्यों कानून क्या समझ रहा है यार, ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसा मिला है, उसका महीने का अमाउंट बांध दिया है, लेकिन कुछ अमाउंट तो उसके पर्सनल मजे के लिए मिला है, खाना पीना, बीच में हॉलिडे के नाश्ता करता है। हाँ कुछ जरूरत के लिए खर्चे होते हैं जैसे डीजल वीजल, टोल नाका, वो ऑफिशियल एक्सपेंस है, लेकिन कुछ पैसा तो उसको मौज मस्ती के लिए मिल रहा है। कौन सी मौज मस्ती? अरे बीच में ब्रेक लेता है, चाय पीता है, ये करता है, खाना खाता है, ये करता है, तो थोड़ा पर्सनल भी हो गया ना यार। तो इसलिए लॉ क्या अज्यूम कर रहा है? 70% मान लेंगे कि ऑफिशियली खर्च हो रहा है। समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग। 70% ऐसा मान रहे कि जेन्यूनली ड्राइवर ने डीजल वीजल भराया होगा, बीच में टोल नाका भरा होगा, गाड़ी पंचर हो गया होगा उसका। एक्चुअली तो कितना हुआ वो तो भगवान ही जाने, और उसके पीछे पीछे थोड़ी कोई घूमने बैठेगा किधर किधर जाता है बस लेके, कितना पेट्रोल डीजल भरा है। तो बट वी अज्यूम दैट 70% इज स्पेंट ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, सो 70% एग्जेम्प्ट। बट कभी कभी 70% बहुत ज्यादा होता है, तो ये देखो एक अमाउंट डाला इधर, पढ़ो 10,000 पर मंथ का एक कैप लगा दिया। कैप समझता है? कैप लिमिट, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो पता है, नहीं नहीं विच ईयर इज लोअर। सी मैं बता रहा हूं 10,000 का लॉजिक क्या है। अगर किसी ड्राइवर को इस सिलसिले में, किस सिलसिले में? ट्रैवलिंग के सिलसिले में उसका डीजल वीजल भरवाना होता है, टोल नाका, इन सब खर्चों के लिए मान लो उसको मिल गया है 20,000 पर मंथ। तुम लोग बोले ड्राइवर को इतना पैसा मिलता है, अरे उसका मेन पगार कभी होता है, ये तो ऑलमोस्ट खर्च ही होने वाला है। ये जो 20,000 महीने का, लेकिन महीने में भटकता कितना है? कभी बॉम्बे टू गोवा, कभी गोवा टू बॉम्बे, कभी यहां से लेके नागपुर जा रहा है, भटकते रहता हर दिन। खर्चे भी तो उतने होते हैं ना। तो मान लो एक ड्राइवर को 20,000 पर मंथ मिला इस तरह का अलाउंस, तो 70% के हिसाब से तो कितना आ गया? 14,000। लेकिन गवर्नमेंट बोले नहीं, 14,000 हमको नहीं परवड़ेगा, हम मैक्सिमम 10,000 तक ही माफ कर सकते। गवर्नमेंट अपना भी बजट लेके चलती है, क्योंकि किसी कोई इनकम को टैक्स से माफ करना ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना।
अगर इन लोग दिल खोल के दिलदार होके सब माफ कर देंगे तो हाथ में टैक्स कैसे आएगा? इससे गवर्नमेंट के माइंड में दो चीज चल रही है। क्या दो चीज? एक तो क्या चल रहा है कि 70% तो बेचारे का जेन्युइनली डीजल वीजल ऑफिशियल कामों के लिए खर्च हुआ है, उतना तो माफ करना चाहिए, लेकिन बाद में 70% कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए। जैसे मैंने 20 शेयर महीने का मिल रहा है बोला तो 70% ज्यादा हो गया, तो फिर लिमिटेड टू 10,000, मतलब विच एवर इज लोअर। लेकिन उस ड्राइवर को खाली महीने का 1,000 रुपया मिल रहा है, वो ज्यादा भटकता भी नहीं है, इधर से जाता है लोनावाला, लोनावाला से इधर आ जाता है वापस। बस छोटी मोटी ड्राइविंग करता है ड्राइवर, बस लेके लोनावाला जाता है, इधर आ जाता है। हाँ ठीक है, डीजल वीजल का उसको महीने का 1,000 देते, महीने का 1,000 ही, तो 1,000 का 70% कितना हो गया? 700। तो 10,000 पर मंथ से तो कम है ना? कम है तो कम ही लो, कम है तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहना पड़ता है। मतलब इधर एक्चुअली फॉर्मूला है विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, या तो 70% वाली, अगर 70% वाली अमाउंट ही छोटी आ रही तो छोटी ले ले, लेकिन बहुत बड़ी है तो 10,000 पे अटक जाने का, विच एवर इज लोअर। इधर लिखा है इधर 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, ये दोनों में से लोअर वाला लेना है। सी इसको नाम क्या दिया है? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को मिलने वाला अलाउंस। सी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब कर रहा है, चाहे वो ट्रकें चला रहा है, बसेस चला रहा है, और जरूरी नहीं कि ड्राइवर ही हो, कंडक्टर भी हो सकता है। यू नो जो बसेस चला तो उसमें एक तो टिकट विकेट चेक करता है, एक हेल्पर भी होता है और एक खुद ड्राइवर होता है। कोई भी हो दो, जो वो ड्राइविंग के दौरान मौजूद है ना, चाहे वो साक्षात ड्राइवर हो कि उसका हेल्पर हो, उनको ये अलाउंस मिलता है। और ये अलाउंस जो भी मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच इज लोअर। एक बार इसका प्रेजेंटेशन बता देता हूं, देखो दिखने में ऐसा दिखता है, देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है पर, अरे क्वेश्चन में ऐसा देंगे कोई ट्रक ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, ऐसा सब बनाएंगे, अपने एम्प्लॉय को ड्राइवर टाइप बना देंगे, या फिर ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर के साथ हेल्पर की तरह रहता है, कंडक्टर वगैरह जो भी है। फिर क्वेश्चन में देखो ऐसा दिया है 20,000 पर मंथ उसको मिला था। पर मंथ लिखा होता है क्वेश्चन में, देखते हो कि नहीं सब में, तो पहले तो इंटू 12 कर देंगे तो कितना है? 2,40,000। अंदर के कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि अपने टीसी हट वाले कीवर्ड में आता है, जो भी टीसी हट टीसी उधर में आया वो एग्जेम्प्ट है, तो इसमें कुछ लेस करना है तो बताओ क्या लिखूंगा आगे, देखे बिगर बताओ क्या लिखूंगा, ढंग से बोल, लेस, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014, सेक्शन 1014 चल रहा है मालूम है, और अमाउंट कितना है बताओ? 70% निकालो पहले, और दूसरा अमाउंट क्या था? 10,000 पर मंथ, मतलब साल का 1,20,000। तो एक सेकेंड, तो ये क्या हो गया? चेक किया कैसे लिखा है? पहले ये वाली अमाउंट देखो, 70% ऑफ 2,40,000 यानी कि 1,68,000। चेक करो कैसे प्रेजेंट करना है। फिर 10,000 ये फिक्स्ड अमाउंट है और वो पर मंथ है तो इंटू 12 तो कितना आ गया? 1,20,000। फिर दोनों में से जो लोअर है उसको डब्बे में डालने का, दो अमाउंट छोड़ के नहीं आ जाने का, दोनों में से लोअर कौन है बताने का, और ये एरो भी बनाने का, समझता है ना एरो, ये विच एवर इज लोअर। तो व्हाट इज लोअर? 1,20,000, तो माइनस कर दो, बैलेंस आउटर कॉलम में आ गया, खत्म। तो ये क्या था? टीसी हट का टी। तो ये देखो अपना इतना हो चुका है, टीसी उधर बाद में करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी टीसी उधर है ना, एक कंटिन्यूटी में करना पड़ता है, टी करके सी छोड़ दिया ऐसे नहीं, वो पूरा झुंडी एक फैमिली की तरह है। कौन सा? क्योंकि सी टीसी हट में तो सुनो ना, टीसी हट के तो सब अलग अलग लोग हैं ना,
लेकिन टीसी उधर पूरा ग्रुप है, ऐसा क्या है समझेगा पढ़ाऊंगा तभी, जो भी अभी खत्म करो। लेकिन एक से मेरे को बता के जाओ ना यार, सैलरी में मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले क्या बोला तुमको कि अपने लाइन से ये सब चीजों को पढ़ेंगे, और पढ़ना ये कि सबका मतलब समझो, फिर टैक्सेबल एक एग्जाम वो समझो, ओके। फिर बेसिक सैलरी का मतलब तो सिंपल है, जो अपना मेन सैलरी होता है, जो मेन बेसिक होता है वो बेसिक सैलरी है। लेकिन वो टैक्सेबल के एग्जाम टैक्सेबल, वो सिंपल था। फिर अलाउंसेस का मैंने मीनिंग बताया कि कभी भी एम्प्लॉय के खर्चों को माइंड में रखते हुए एक महीने का फिक्स अमाउंट बांध देते तो अलाउंस हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि अलाउंस कोई खर्चों को माइंड में रखते हुए देते। कभी कभी एम्प्लॉय को कोई तकलीफ हो रहा है, जैसे अंडरग्राउंड काम करना पड़ रहा है, ट्राइबल एरिया में जाना पड़ा, तकलीफ के लिए कॉम्पेंसेट करना है तो भी अलाउंस होता है। सो अलाउंसेस आर इधर फॉर सम एक्सपेंस or as a compensation for some taklif, but whatever, for an employee it is an income, correct? For an employee it is an income, and where there is income we have to think taxable or exempt. तो उसके लिए रूल क्या बना जल्दी बताओ। ऐसे तो दुनिया में हजारों अलाउंस हो सकते हैं, लेकिन टीसी हट टीसी उधर हुआ तो एग्जाम अंडर सेक्शन 1014, ऑल अदर अलाउंसेस आर टैक्सेबल। सी अपने को क्वेश्चन में टीसी हट टीसी उधर के अलावा और कुछ दिखा ना, ये मत बोलना सर ने हमको ये नहीं पढ़ाया था। मैं तुमको है ना एग्जाम्प्टिव वो पढ़ा रहा हूं, समझो। उसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी विचित्र सा अलाउंस दिखा तो टैक्सेबल। खाली अपने ये चीज रट लेंगे, ओके बाय। होमवर्क भी कुछ नहीं है, हाँ लिखने वाला होमवर्क, ये सब लिखना पड़ेगा। जितना मैं दूंगा उतना लिख के रखना, बेसिक सैलरी के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, ओके। मतलब 7 लाइन छोड़ देना बस, 7 से 8 लाइन छोड़ दिया चलेगा इधर, ओके। रिवाइज एंड कम, सुनो इग्नोर मत करो मेरे को। रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज डोंट इग्नोर मी, अंडरलाइन प्लीज। एक सेकंड रुको तो नेक्स्ट टीचर चलेगा, एक सेकंड, बाय। रिवाइज एंड कम।